तो एक आता है डेडिकेशन टू ली हंट जो 1817 में आता है। ये स्टार्टिंग के वर्क हैं, जानना बहुत जरूरी है इस वजह से कि किसने लिखा है। ठीक है, जब ये जानते रहेंगे कि किड्स का है तो क्वेश्चन चाहे जिसके लिए आए एलिमिनेशन हो जाएगा कि ये तो किड्स का है, ये तो ये भाई साहब का नहीं है। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं। नेक्स्ट इनका वर्क क्या है, याद रखिएगा ये सारे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि हम अब जीआईसी पढ़ रहे हैं। जीआईसी में कहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर देगा कोई नहीं जानता। पूछ लिया गया है जो पोम्स कलेक्शन 1817 में आता है उसमें कौन सा वर्क नहीं शामिल किया गया था या कौन सा शामिल किया गया था। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ के आप सबको डिबेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो पहला वर्क ये हो गया। दूसरा हो गया आई स्टूड टीप टू अपॉन अ लिटिल ही, ये भी 1817 में आता है क्योंकि ये कलेक्शन ही 1817 का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पेसिमेन ऑफ एन इंडक्शन टू अ पोम 1817 में आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा एम्फेसाइज हम लोग कर लेते हैं। टू सम लेडीज करके इनका एक वर्क आता है 1817 में। ठीक है, टू होप, ठीक है, जैसे एक बार वर्ड्सवर्थ का एक वर्क आया था ना 2 अप्रैल करके, तो कंफ्यूज हो रहे थे कि ये कौन लिखा होगा ना। बोलते हैं ना बगल में छोरा गांव बड़ी डोरा, वही हाल हुआ था। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वर्ड्सवर्थ साहब ही लिख के बैठे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो टू होप 1817 में आता है। इमिटेशन ऑफ स्पेंसर 1817 में आता है। वोमेन व्हेन आई बिहोल्ड दी फ्लिपेंट वेन 1817 में आता है। ये सारे इनके किस में आते हैं, पोम्स कलेक्शन जो 1817 में आता है। ये सारे वर्क इनका आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, ओहो स्क्रीन विजिबल है हमारी जी, कि स्क्रीन चली गई? चली गई, नहीं आ रही है। फुल स्क्रीन चली गई। ओके ओके, जस्ट वेट। अभी शो हो रहा है क्या? यस मैम। ओके, देखिए इनका एपिस्टल्स आते हैं 1817 में। 3 इनके इसमें शामिल किए जाते हैं। पहला क्या होता है, टू जॉर्ज फेल्टन मैथ्यू 1817 में आता है। टू माय ब्रदर जॉर्ज 1817 में आता है। टू चार्ल्स काउडन क्लार्क, अच्छा ये जो नेम है टू चार्ल्स काउडन क्लार्क, ये जाने पहचाने लग रहे हैं कि नहीं आप लोगों को? जी, कौन है ये? कौन थे, मतलब जो बायोग्राफी हम लोगों ने पढ़ा था ये कौन थे? रिकॉल कर पा रहे हैं आप लोग? इतनी जल्दी भूल गए? ये वही है इनके हेडमास्टर के बेटे जिन्होंने इनको बोलते हैं इनका इंस्पिरेशन एक समझिए। किड साहब को ये इंस्पिरेशन वो करते थे ना, मोटिवेट करते थे लिखने के लिए। ठीक है, कि यही नेम है टू चार्ल्स काउडन क्लार्क में भी उन्होंने वर्क लिखा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनके ऊपर भी इन्होंने लिख डाला था। इनके कुछ सोनेट्स आते हैं 1817 में। पोम्स में क्या आता है, टू माई ब्रदर जॉर्ज 1817, ये सारे वर्क देखिए। टू हैड आई अ मैन सो फेयर फॉर्म 1817 में आता है। रिटेन ऑन द डे दैट मिस्टर ली हंट लेफ्ट प्रिजन 1817 में आता है। ओके, हाउ मेनी बर्ड्स गिल्ड द लैप्सेस ऑफ टाइम 1817 में आता है। ओ सॉलिट्यूड इंपॉर्टेंट है। इफ आई मस्ट विद दी 12 1817 में आता है। टू माई ब्रदर्स 1817 में आता है। टू ग्रॉस हॉपर एंड क्रिकेट 1817 में आता है। टू कॉस्कुस्को 1817 में आता है। हैप्पी इज इंग्लैंड 1817 में आता है। नेक्स्ट वर्क इनका क्या आता है, एंडमियोन अ पोएटिक रोमांसेस का पूरा टाइटल ये है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि एंडमियोन का फुल टाइटल क्या है, अ पोएटिक रोमांस, एक ड्रामा रोमांस, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना देंगे, तो ध्यान रखिएगा एंडमियोन अ पोएटिक रोमांस जो आता कब है 1817 में, ध्यान रखिएगा। और पब्लिश कब होता है 1818 में, याद रखिएगा। इसका जो प्रेफेस था 1818 में आता है और कितने बुक में आता है, 4 बुक में आता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट आता है लामिया इजाबेला एंड अदर्स जो पब्लिश्ड होता है 1820 में। लामिया कितने पार्ट में आता है, 2 पार्ट में, 1820 में ही आता है। इजाबेला आर द बासिल ऑफ सॉरी द पार्ट ऑफ बासिल, कहानी आपने पढ़ा होगा, 1820 में आता है। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस 1820 में आता है। ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेसियनर, इनके 6 ओड आते हैं ना एक साथ में, 1820 में आते हैं सारे 6 का कलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओड टू अ साइकी फैंसी 1820 में आता है। ओड बर्ड्स ऑफ पैशन एंड अ मिथ 1820 में आता है। ठीक है, लाइन्स ऑन द
लायंस एंड द मरमेड टावर 1820 में आता है। रॉबिन हुड, टू फ्रेंड 1820 में आता है। टू ऑटम, ओड ऑन मेलेंकली, ठीक है। हाइपेरियन देखिए, पूछा जाए हाइपेरियन कितने पार्ट में आता है, 3 पार्ट में आता है। लिखा जाता है 1819 में, पब्लिश होता है 1820 में। पॉस्थमस वर्क इनके देख लेते हैं। कुछ ऐसे वर्क थे, लिख तो दिया था लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाया था, ठीक है। तो पब्लिश कब होता है, 1829 में। ये लिखा गया था अर्लियर। टू चार्ल्टन, चार्ल्टन वही है जो 17 साल की उम्र में ही सुसाइड कर लेते हैं, इससे बड़े आहत होते हैं ये, उनके ऊपर भी लिख डालते हैं, ठीक है। सोनेट इनका आता है, ओ हाउ आई लव एन अफेयर समर्स यू। लिखा तो जाता है 1816 में। अच्छा, पब्लिश कब हो रहा है बताइए, अभी जस्ट हमने बताया। यस, बोलते रहिए ताकि पता चले हम कनेक्ट हैं। 1829, यही तो अभी हम लोगों ने देखा। जी इतना जल्दी 29। बोलिए मत। हाँ जी, ठीक है, अटेंशन दीजिए। इन अ ड्रीरर नाइटेड दिसंबर 1817 में वास्तव से सब सारे पब्लिश हुए हैं, ठीक है। यस, आगे देख लेते हैं, जितने हाईलाइट किए गए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जैसे लाइन्स ऑन सीकिंग, एक मिनट, लाइन्स ऑन सीइंग अ लॉक ऑफ मिल्टन्स हेयर 1818 में आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये भी पॉस्थमस ही पब्लिश हुआ है, ठीक है, सारा कलेक्शन पॉस्थमस का ही है। लव एंड सेंस मर्सी 1819 में आता है, ओके। ओड टू फैनी 1819 में आता है। द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819 में आता है। इसे भी देख लीजिए। अस्लीप, ओ स्लीप अ लिटिल वाइल, वाइट पर्ल 1820 में आता है। ऑन डेथ, डेट अननोन है और पोस्टमस से पब्लिश हो जाता है, ठीक है। द पोएट, इसे भी ध्यान रखिएगा। अ फ्रेगमेंट, इसका भी डेट अननोन है, ये भी पोस्टमस ही आता है, ओके। ये सारे इनके वर्क हैं। अब हम लोग वन बाय वन इनके वर्क को थोड़ा सा डिटेलिंग करते हुए चलेंगे। तो पहला इनका क्या है, इंडेमियन। ये आता कब है, 1818 में, ठीक है। लिखा जाता है 1817 में, पब्लिश होता है 1818 में। स्टैंजा फॉर्म इसका क्या है, हीरोइक कपलेट है। टाइप पोम्स अगर देखा जाए तो ये नरेटिव पोम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका राइमिंग स्कीम क्या है, ए ए बी बी सी सी डी डी, ए हेरोइक कपलेट में, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा। मीटर देख लेते हैं, एम्बिक पेंटामीटर में है। थीम इसका देखते हैं, परसुएट ऑफ आइडियल ब्यूटी। वो कौन से ब्यूटी की बात करते हैं, जो एक आदर्श बोलते हैं, बोल सकते हैं कि आदर्श सुंदरता की बात करते हैं, लव की बात करते हैं, मैथोलॉजी एंड द इमेजिनेशन की यहाँ पे ये बात करते हैं, इन सब सारी चीज़ों का ये जिक्र करते हैं। हालांकि वो ब्यूटी को ऑलवेज प्रेफर किए हैं, लेकिन कौन सी ब्यूटी, जो सत्यवान बोलते हैं ना कि वो सुंदरता जो हृदय में हो ना, बाहरी सुंदरता की बात ही नहीं करते हैं। आगे देखते हैं ये किसको डेडिकेट किया है इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये डेडिकेट किया है किसको, थॉमस चेटल्टन को, जो 17 साल की उम्र में सुसाइड कर जाते हैं। इससे बड़ी आहत होते हैं, जैसा कि हमने कहा कि इनके पास, ये बोलते हैं, किड्स साहब बोलते हैं कि जो थॉमस चार्ल्टन है, चेटल्टन है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर कैपेसिटी थी, अगर ये अगर आगे लाइफ इनकी होती तो बहुत दूर तक जाते। ये अनरिकॉग्नाइज्ड जीनियस बन गए, मतलब जिनको पहचान ही नहीं मिली। जीनियस तो थे लेकिन ये कैसे थे, अनरिकॉग्नाइज्ड थे, ठीक है। इस तरीके से इसमें उन्होंने इनको डिपिक्ट किया है। कैरेक्टर देख लेते हैं, एंडेमियन एक प्रोटोगोनिस्ट है। सिंथिया द मून गॉडेस है, ध्यान रखिएगा, सारे कैरेक्टर को भी देखते चलिए, ठीक है। एंडेमियन एक सेफर्ड प्रोटोगोनिस्ट होता है, जो सीकिंग करता है एक आइडियल लव की ब्यूटी की, मतलब एक सुंदर मतलब बोलते हैं ना, सुंदर और एक आदर्श प्यार की तलाश में रहते हैं। कौन, एंडेमियन एक सेफर्ड होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं सिंथिया, इसको सेलेन भी बोले जाते हैं ना, सिंथिया को ही तो सेलेन कहा गया है, क्यों। यस यस, एल या नहीं, सेलेना, एन ई है, सॉरी, यस एन ई है, ठीक है। ये कौन होते हैं, ये मून गॉडेस होती हैं ना। इसमें एंडेमियन को एक प्रकार से डिवाइन लव इनसे होता है, कहानी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। आगे देखते हैं कौन आता है, ग्लोगस आते हैं, वीनस आते हैं, एल्फियस होते हैं, एरेथुसा होते हैं, और वेरियस मैथोलॉजिकल फिगर्स इसमें दिखाया गया है, ओके। आगे देख लेते हैं, फेमस लाइंस देखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ऐसा ये बोलते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं ऑलवेज आपको बहुत प्रफुल्लित करती हैं। सब सुंदर वस्तुओं के क्या होते हैं, पुजारी होते हैं, सुंदर चीज से सबको पसंद आती हैं,
ठीक है। फीचर्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। रोमांटिसिज्म देखने को मिलता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्यूटी एंड सेंसुअस इमेजरी इसमें देखने को मिलता है। मिथिकल रेफरेंस देखते हैं, ग्रीक मैथोलॉजी, इंडोमियान एंड सिंथिया। क्रिटिकल कमेंट इसमें देख सकते हैं। इसको स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन फिर इसको बोल सकते हैं आप कि बाद में इनको एक प्रकार से आइडियल और आइडियलिज्म और लव के लिए इनको बहुत सराहना मिली। खासकर अगर हम बताएं तो जो बायरन साहब थे, ठीक है ना, बायरन साहब ने इनके लिए बहुत मॉकिंग किया था। इन्होंने कहा था बैड टेस्ट ऑफ किड्स। अगर पूछा जाए कि बायरन साहब ने बैड टेस्ट किसके किड्स के कौन से वर्क के लिए बोला है, तो एंडेमियन के लिए बोला है। बायरन साहब ने कहा है बैड टेस्ट, बहुत खराब इनका टेस्ट है, ऐसा बोला है। ठीक है, यस, वॉइस हमारी आ रही है, स्क्रीन विजिबल है, बताते चलेंगे तो चीजें बहुत स्मूथली चलती रहेंगी। यस मैम, यस, हमारी ओके, हाँ जी, क्योंकि नेटवर्क इशू हो जाता है, कभी कभी स्क्रीन चला जाता है, कभी कभी हम भी चले जाते हैं, मतलब हम नहीं, मेरी वॉइस चली जाती है, मतलब नेटवर्क की वजह से। ठीक है, यस, लामिया देख लेते हैं। लामिया आता कब है? 1820 में आता है। रिटन डेट कब है? 1819 है। पब्लिश होता है 1820 में। स्टेंजा फॉर्म हीरोइक का प्लेट है। टाइप ऑफ पोम नरेटिव पोम है। इसका भी अगर हमें स्कीम देखा जाए तो AABPCC है। ठीक है, और इसका मीटर देखा जाए एम्बिक पेंटामीटर में। इसका थीम क्या दिया गया है? ठीक है, थीम है इसका इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, भ्रम बनाम जो सत्य है, यथार्थ है, इसकी बात करते हैं। और दूसरा इसका थीम क्या हो सकता है? द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ रीजन एंड ट्रेजिक लव। ऐसा करेक्टर्स देख लेते हैं। एक लामिया होती है, आप लोगों ने एक नागिन मूवी देखा होगा, मैं तेरे दुश्मन दुश्मन तू मेरा। ठीक है, कुछ वैसी कहानी आप लोग को समझ में आ रही होगी। लामिया होती है, ठीक है, और इसमें जो विंट्री होती है ये अपोलोनस का जो एक फिलोसफर होता है, और वहीं से गायब हो जाती है। ये बेचारे परेशान हो जाते हैं, जो लैसियस होते हैं इनसे प्यार करते रहते हैं लामिया से। ठीक है, तो ये जो लामिया होती है सरपेंट वुमेन होती है, एक प्रकार से नागिन स्त्री बोल सकते हैं ना, नागिन स्त्री थी ये। और लेसियस उनको प्रेम करते थे, उनके प्रेमी थे। अपोलोनस जो थे फिलोसफर थे, एक हर चीज में तर्कता व्यक्त करते रहते थे। फेमस लाइन देखते हैं, डोंट ऑल चांस फ्लाई। क्या बोलते हैं? क्या हर आकर्षण उड़ नहीं जाता है? ठीक है, एट द मेयर टच ऑफ कोल्ड फिलोसफी। अगर इस तरीके से देखिए, प्यार को प्यार से प्यार करना पड़ता है। ठीक है, अगर उसमें आपने तर्क ऐड किया तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे इंडिकेशन देना चाह रहे हैं। फीचर देख लेते हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है। अब नागिन अगर लेडी है तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होगा ही। थीम्स ऑफ ब्यूटी एंड डिस्ट्रक्शन बताते हैं, जो सुंदरता होती है वो क्या होती है? एक प्रकार से डिस्ट्रक्शन का कारण होती है। टेंशन बिटवीन इमोशन एंड रीजन, ये मतलब कल्पना और तर्क के बीच का एक संघर्ष दिखाया गया है। ठीक है, मिथिकल रेफरेंस देखते हैं, द मिथ ऑफ लामिया फिगर फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है। क्रिटिकल कमेंट देख लेते हैं। क्रिटिकल कमेंट क्या है इनका? अ रिफ्लेक्शन ऑन द रिफ्लेक्ट बिटवीन इमेजिनेशन एंड रीजन, किड्स क्रिटिक ऑफ द इनलाइटमेंट आइडियल्स, ऐसा बोला गया है। किसके बारे में? लामिया के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वर्क आता है इनका इजाबेला। इजाबेला क्या है? इजाबेला का ध्यान रखिएगा, इसका एक और टाइटल है, क्या है? द पॉट ऑफ बासिल। बासिल मतलब समझते हैं? तुलसी। क्यों? बासिल होता है ना, बासिल प्लांट सबके घर में होता है ना। बर्तन हाँ जी, बर्तन बर्तन बासिल, बासिल मतलब होता है जो तुलसी होता है ना, तुलसी के लिए बोला जाता है। ठीक है, पॉट ऑफ बासिल, तो उसी पॉट में ही तो उनको डाल दिया जाता है ना, उनके प्रेमी को। कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। कब आता है? 1820 में। यस, देखते हैं रिटन डेट कब आता है? 1818 में। पब्लिकेशन डेट होता है 1820 में। अब देखिए इसका जो स्टेंजा फॉर्म है, यहाँ पर चेंज हो गया, ओट्टावा राइमा में हो गया। इसके टाइप ऑफ जो पोम है, ए बी नरेटिव पोम है। राइम स्कीम क्या है? ए बी ए बी ए बी, मतलब ए बी का क्या करेंगे हम? यस, ये स्क्वायर नहीं जाएगा, क्या जाएगा? यस, उसके बाद सी स्क्वायर। ठीक है, यस, तो यहाँ पे याद रखिएगा ए बी ए बी ए बी और सी सी इसका राइमिंग स्कीम है। ठीक है, मीटर देखते हैं, एम्बिक पेंटामीटर। थीम क्या है इसका? ट्रेजिक लव है, फैमिली बेट्रायल है, एंड डेथ है।
ठीक है, बहुत ही प्रेम में धोखा, दुख, यही सब इस कहानी का सारा चीज देखने को मिलता है। इसमें जो कैरेक्टर होता है देख लेते हैं। कैरेक्टर इसमें इजाबेला होती हैं, लोरेंचो इनसे प्यार करते हैं, इजाबेला के ब्रदर होते हैं जो ये सबको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, फेमस लाइन है फेयर इजाबेल पुअर सिंपल इजाबेल, वेल नोन है। ठीक है, आगे क्या होता है यहाँ पे फीचर्स देखते हैं। मिडवल इटालियन सेटिंग दी गई है, रोमांटिक ट्रेजेडी दी गई है, स्ट्रॉन्ग विजुअल एंड इमोशनल इमेजरी दिया गया है। मिथिकल रेफरेंस देखते हैं, बेस्ड ऑन द स्टोरी फ्रॉम बेकेसियो का डेकामेरॉन पे ये बेस्ड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्रिटिकल कमेंट देखते हैं, विविड एक्सप्लोरेशन ऑफ लव एंड लॉस, emphasizing kids स्किल इन portraying intense इमोशंस। ओके, नेक्स्ट इनका वर्क आता है द ईव ऑफ सेंट एग्नस। आता कब है 1820 में, लिखा कब जाता है 1819 में, पब्लिश होता है 1820 में। स्टेंजा फॉर्म इसका क्या है स्पेंसेरिन स्टेंजा। स्पेंसेरिन स्टेंजा कितनी लाइन में होती है 9 लाइन में होती है ना, क्यों मैम? यस मैम, यस मैम, यस, आगे जी मैम, नो डाउट। टाइप ऑफ रोमांटिक नरेटिव पोम है। राइम स्कीम देख लेते हैं इसका क्या है। यस, इसका राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी। ध्यान रखिएगा। मीटर इसका आता है एम्बिक पेंटामीटर विद इन अलेक्जेंड्राइन इन द 9th लाइन, वेल नोन है। जो लास्ट का लाइन क्या होता है अलेक्जेंड्राइन लाइन होती है। ठीक है, थीम क्या है इसका लव है, ड्रीम्स है, मिडवर्ल रोमांस है और मिस्टिसिज्म देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं इनके कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या है मैडलिन है एंड पोरफेरो है, एंजेला है। फेमस लाइन है एह बिटर चिल इट वाज। ओके, फीचर्स देखते हैं, इट सेंसरी इमेजरी है, मिस्टिकल थीम्स है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द टेंशन बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी। मिथिकल रेफरेंस देखते हैं, रिफर्स टू द medieval superstitions surrounding Saint Agnes Eve. Critical comments help for its lush imagery and portrayal of a passionate love within a mystical एंड मिडवल फ्रेमवर्क के लिए इनको फ्रीजिंग की गई थी। ओ टू अ नाइटिंगल, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट। यस, ओ टू अ नाइटिंगल देख लेते हैं। ये लिखा जाता है मई 1819 में, पब्लिश होता है 1820 में। स्टेंजा फॉर्म क्या है होरेसियन ओड है। राइमिंग स्कीम क्या है इसकी ए बी सी डी ई सी और डी ई, ये इसका राइमिंग स्कीम है, बहुत यूनिक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यस, इसका देखिए मीटर क्या है एम्बिक पेंटामीटर में लिखा है। थीम्स क्या है ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ, मोर्टालिटी एंड डिजायर फॉर ट्रांजिएंस, क्षणिकता के क्षणभंगुरता के सेंस में यहाँ पे चीजें दिखाया गया है। कैरेक्टर्स देखते हैं, द स्पीकर एंड द नाइटिंगल। इसमें दो ही लोग हैं, एक स्पीकर है मतलब जो हमारे ऑथर साहब है और दूसरी हमारी नाइटिंगल है। ठीक है, फेमस लाइन है द वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ, इमोर्टल बर्ड तुम अमर हो, तुम्हें ये क्षणभंगुर वाला जीवन नहीं चाहिए। ठीक है, फीचर्स देखते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ एस्केपिज्म, डेथ एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिटी। ओके, एंड mythical reference क्या है रेफरेंस टू द नाइटिंगेल इन अ क्लासिकल मिथ एंड सिंबलिज्म, सिंबॉलिक ऑफ इटर्नल आर्ट को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया। मतलब अगर पूछा जाए कि यहाँ पे नाइटिंगेल को किस तरीके से दिखाया गया है, अमरता के सेंस में दिखाया गया है। ठीक है, अमरता के प्रतीक के रूप में, इटर्नल आर्ट के रूप में यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। क्रिटिकल कमेंट देख लेते हैं क्या है इनका। प्रेज्ड एज वन ऑफ किड्स मोस्ट प्रोफाउंड ओड्स के रूप में माना जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स अवेयरनेस ऑफ मोर्टालिटी एंड हिज सर्च फॉर ट्रांजिएंस थ्रू आर्ट। कला के माध्यम से वो क्षणभंगुरता को खोज पाते हैं, ऐसा चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसा क्रिटिकल जो क्रिटिक है मानते हैं, ऐसा कमेंट करते हैं। तो हम लोग यहीं तक रखेंगे, किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो बता सकते हैं। कल हम लोग देखेंगे ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, बड़ा प्यारा ये पोम है, बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा एंजॉय किया होगा। ये बोलते हैं ना, वो आपने एक सॉन्ग आप लोगों ने सुना होगा, आए वक्त रुक जा थम जा ठहर जा, ये इस वर्क पे अच्छे से लागू होता है। यहाँ पे उसी चीज को उन्होंने बता दिया, उस ग्रेसियन अर्न को ही ठहरा दिया है। ठीक है, चलिए आज इतना ही हम लोग क्लासेस रखेंगे। यस, होप सो आप Thank लोगों you. ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। Thank you very much.
Am I audible to all of you? Yes, Thank you, sir. ma'am. Yes, sir. देखिए, जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, जो मैडम पढ़ा रही हैं, ये एक जितने इनके वर्क्स हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड वर्क्स हैं, वैसे तो एक लिस्ट इन्होंने बता दिया कि इतने इतने ये वर्क हैं, उनको सिर्फ जानते रहना है कि ये इन्हीं का वर्क है, क्योंकि ये वर्क जो है तब काम आते हैं जब क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कौन सा इनका वर्क है या कौन सा इनका नहीं है। तो हम ये तो जानते हैं इंडिमियान, स्टेगनेस इनका है, लेकिन छोटा सा आन बायरन अगर पूछ लिया जाए, टू द पॉइंट पूछ लिया जाए, तो दिमाग खड़बड़ाने लगता है कि भाई ये किसका वर्क हो सकता है। तो इसलिए माइनर वर्क जो इनके हैं, उनकी सबकी एक लिस्ट पहले दे दी गई। फिर जो इनके वर्क एग्जाम ओरिएंटेड हैं, उन पे एक जो है एक शॉर्ट नोट्स जो है आप लोगों को दिया जा रहा है। इसमें भी जो थर्ड लेवल होगा पढ़ाई का, कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आप ओड ऑन ग्रेसियन अर्थ देख रहे हैं, ओड ऑन नाइटिंगेल है, तो ये जो इम्पोर्टेंट इनकी जो वेल नोन फेमस पॉइंट्स हैं, ला बेल डेम सेंस मर्सी हैं, इनके ओरिजिनल टेक्स्ट डील किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि इनको इसी पे छोड़ दिया गया है। जैसे अभी शैली हमने पढ़ा है, तो उनका वो टू द वेस्ट विंड, वो ओरिजिनल टेक्स्ट डील किया जाना है। वो एलटी में भी है और यहाँ पे जो एलटी में राइट वर्क है, वो तो यहाँ पे है, तो उसको तो खैर डील किया ही जाना है। इसके अलावा जो फेमस वर्क हैं, उनको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा जाएगा विथ उनका जो है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, उनकी हिंदी मीनिंग, इम्पोर्टेंट वोकेब, क्या क्या उनके रेफरेंसेस हैं, कौन से मिथिकल हैं, कौन कौन से इल्यूजन दिए हैं, कौन सा टॉपिकल इल्यूजन है, कौन कौन से पर्सनल इल्यूजन है, कौन कौन से जो है लिटरेरी डिवाइसेस यूज करी हैं, पूरा जो है उसका उसका पोस्टमार्टम जो है पूरे पोएम का कर दिया जाएगा, ताकि जो मास्टर वर्क होता है वहां पर एग्जामिनर का दिमाग डेप्थ में जाता है। वहां फिर ऐसा नहीं पूछ लेता कि भाई बताओ ये किस सन में आया है, इसका मेजर कोई करेक्टर क्या है। तो ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, लेकिन डेप्थ में जाकर के पूछ लिया जाएगा कि इल्यूजन कौन सा इसमें दिया गया है, इसका मतलब क्या है, कहाँ पर हेलेना का दिया गया है, कहाँ पर मिथिकल दिया गया है, कहाँ पर ग्रीक इल्यूजन दिया गया है, क्योंकि वैसे भी हेलेनिक पॉइंट है माने जाते हैं। एक ग्रीक जो है कल्चर को अपने राइटिंग में डिपिक्ट करने वाले जो है आथर माने जाते हैं। तो वहां से जो है क्वेश्चन बनने के प्रबल संभावनाएं रहती हैं, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस में देखा भी होगा। तो इनके जो वर्क है, इस वर्क को पूरा डील करने के बाद इनसे रिलेटेड जो प्रीवियस में अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम लोग डील करेंगे। और सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन तो साथ साथ में डील ही कर रहे हैं। जैसे कीट्स की बायो पढ़ी हमने, फिर सेल्फ क्रिएटेड एमसीक्यू दे दिया आपको। जितना आप ये वर्क पढ़ेंगे, ये सारे वर्क पढ़ने के बाद 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। ये जो पूरा लिटरेरी क्रिटिसिज्म इनका स्पेशल जॉन कीट्स का डील करने के बाद, जो अब तक के डिफरेंट एग्जाम्स बोर्ड में पूरे आर इंडिया में जॉन कीट्स से रिलेटेड अगर जो क्वेश्चन बने हैं, 50, 60, 70 जो भी ढूंढ इधर उधर से सर्च करके मिले हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को कराए जाएंगे। तब जाकर के ये माना जाएगा कि हाँ, हम जॉन कीट्स पे या पर्टिकुलर टॉपिक पे हम काम कर चुके हैं। और ऐसा जो है सभी राइटर्स पे किया जाएगा। अब चूंकि जो है ये जो है छोटे राइटर माने जाते हैं, यंग एज के, रोमांटिक एज के हैं, और बड़े राइटर जैसे वर्ड्सवर्थ हैं, शेक्सपियर हैं, और रोमांटिक उसमें विक्टोरियन में चले जाएंगे तो टेनिसन है, आरडी हैं, डिकेंस हैं, और मॉडर्न में आ जाएंगे तो इलियट हैं। सब पे जो है हम माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को जो है कवर करते चलेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल हेस्टिंग नहीं कर रहे हैं हम। 28 तारीख को जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब पता चलेगा, शायद उसमें मेंशन हो कि एग्जाम की डेट क्या होगी। अभी तो अंदाजा ही लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा 3 से 4 महीने का जो है डेट लगभग मिलनी चाहिए एग्जाम के लिए, लेकिन एक्चुअल डेट जो है 28 तारीख को में भी पॉसिबल है कि उसमें दे दी जाए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मैटर है। ये उतना डिले नहीं करते जितना कि अन्य बोर्ड करते हैं, हालांकि वो सभी सरकार के मंशा के अनुरूप है, लेकिन मंशा भी अब सरकार की हो जानी चाहिए, क्योंकि उनको भी चुनाव में जाना है, और 26 ही उनके पास बचता है सारा कुछ करने के लिए, बाकी 27 में तो उनको जाना ही जाना है। तो हमें लगता है कि इधर जो एस्पिरेंट्स हैं, जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी सरकार कुछ न कुछ तोहफा जो है अपना मेन जो है चुनाव में जाने से पहले जरूर देगी। तो आज का सेशन हमारा हम यहीं तक रखेंगे। जॉन ड्राइडन, चूंकि टाइम ओवर हो चुका है, जॉन ड्राइडन एक अच्छे राइटर हैं,
तो उन पे जो है हम लोग कल से डील करना चालू करेंगे। हम लोगों का ओपन सेशन JIC का यहीं तक है, ये आज तक ही है। और कल से जो है हम लोग जो है प्राइवेट क्लासेस में जितने भी साथी हमारे साथ में हैं उनको लेके प्राइवेट क्लासेस को हम लोग डील करना चालू करेंगे। जिनको अभी डेमो की जरूरत है, जो लोग लेट में जुड़े हैं, सारी की सारी ग्रुप में जो है वीडियोस पड़ी हुई हैं, पहले की यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़ी हुई हैं, उनको देख के अपना जो निर्णय ले सकते हैं। सेशन आज का हमारा यहीं तक रहेगा। कल मिलेंगे आप लोगों को 9 बजे, जो भी ओपन सेशन हमारा होगा मिसलेनियस TGT के साथ में। बाकी जो है पेड क्लास हमारी 4:30 पर आज इट इज चलेगी और 4 बजे हमारी TGT की चलती है। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू।